अस्सलाम वालेकुम जी एस्पिरेंट। आज आपके सामने जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आप सब लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किसके बारे में है। एक्चुअली हम पार्ट्स स्पीच कर रहे थे, तो मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी व्हाट्सएप पे। तो हमारे उस अजीज़ सब्सक्राइबर ने जो ना वो ये रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें एक छोटी सी वीडियो बना दें, ब्रीफ सी, जिसमें हमें एक चीज़ की पहचान हो सके कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं। तो मैंने उससे कहा कि आप हमारी एक स्टार्टिंग में वीडियो आई थी, जो स्टार्टिंग में वीडियोज़ आई हैं ख़ास तौर से वर्ब के हवाले से, उसमें आप देखें तो जो हमने उसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना, उसमें आपको समझ आ जाएगी कि नाउन प्रोनाउंस ये सब कुछ क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, आप हमें जस्ट ये बताएं, एक छोटी सी वीडियो बना दें, ब्रीफ सी बेशक, जिसमें आप जस्ट हमें ये बता दें किसी एग्जांपल्स के थ्रू, कोई आर्टिकल के थ्रू, जिसमें हमें पता चल जाए कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से पहचान सकते हैं। मतलब हाँ, हमारे सामने अगर कोई आर्टिकल है, कोई पेज है, हम देख रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं या वैसे ही पढ़ रहे हैं, तो हमें पता चल जाए कि हम इसमें अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ करना चाहें, तो हमें पता हो कि इसमें ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच ये वाला है। तो मैंने कहा चले मैं उस पर आपको बनाता हूँ। तो ये वाली जस्ट उसके हवाले से, बाकी जिस तरह हम सीक्वेंस में चल रहे हैं इंशाल्लाह उसी तरह सीक्वेंस में चलेंगे, कि जो हम डेली रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज है, जो फ़िक्रात होते हैं वो भी कर रहे हैं, और साथ में अपना ग्रामर पोर्शन भी कर रहे हैं जो नेक्स्ट में भी आर्टिकल्स पे हो या एडवर्ब पे हो। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। मैं एक चीज़ बता दूंगा आपको कि वही आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दो बेसिस पे जो ना वो आइडेंटिफाई करते हैं। एक होती है हमारी फंक्शनल, दूसरी होती है सफिक्स। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचानते हैं, हम इसको दो तरीक़ों से पहचानते हैं। एक चीज़ है, गौर से वीडियो देखिएगा, जो जो कंसेप्ट्स बताए जाएं उनके नोट्स बनाते जाइएगा। और नोट्स बनाने का तरीका पता क्या होता है? नोट्स बनाने का तरीका होता है कि आप बुलेट पॉइंट्स की तरह उसको ना तहरीर करें। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे ये आपको एक दिया है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये पी का मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि लेंथी ना हो। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो बेसिस पे पहचानते हैं, तो आप नोट्स में अपने रजिस्टर में कॉपी में लिखोगे कि द रिकग्निशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, या जैसे ये मैंने लिखा है वैसे लिख सकते हो, आइडेंटिफाई कर लिख सकते हो, रिकग्नाइज लिख सकते हो। नीचे लिखो फंक्शन और सफिक्स। ठीक है, अब फंक्शन में जो आती हैं चीज़ें वो होती हैं कि नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, सब कुछ। ये तो अभी सभी को आपको बेसिक इसके पता ही है कि ये इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यानी एक फंक्शन की बेस पे होता है, दूसरा जो ना वो सफिक्स की बेस पे होता है। सफिक्स, इसको हम सफिक्स बोलते हैं। सफिक्स एक इसकी जगह पे वर्ड होता है जिसको हम प्रेफिक्स बोलते हैं। प्रेफिक्स कौन सी होती हैं? जैसे ये मिसाल के तौर पे मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि कोई वर्ड है ना, मिसाल के तौर पे जैसे ये मिस अंडरस्टैंड है, तो आपको पता है जो वर्ड होता है वो अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, अब हमने इसके पीछे ये मिस लगा दिया ना, MIS वाला मिस, तो इसका मतलब है कि ये प्रेफिक्स है। यानी अंडरस्टैंड के साथ हमने जब स्टार्टिंग में, प्री का मतलब होता है पहले, और सफिक्स का मतलब होता है किसी ग्रुप ऑफ लेटर्स का किसी वर्ड के बाद में लगना। वो आगे चीज़ें इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो फंक्शन की बेस पे हम पहचान सकते हैं, मैंने बताया। दूसरा हम सफिक्स की बेस पे पहचान सकते हैं। फंक्शन की बेस पे क्या होता है? फंक्शन की बेस पे जैसे ये नाउन है, ठीक है, अनेमिंग वर्ड नाउन होता है। ठीक है, नाउन की जगह पे जो आए वो प्रोनाउन होता है, ऐसे ही है। वर्ब जो डिनोट कर रहा होता है एक्शन को, एडजेक्टिव जो किसी नाउन की क्वालिटी को बता रहा होता है। इसी तरह एडवर्ब जो है यो मॉडिफाई करता है किसी आपके एडजेक्टिव को या वर्ब को या खुद अपने आप को। और आर्टिकल्स जो हमने, जिसको हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। कंजंक्शंस हमने पिछला भी चैप्टर पढ़ा है, तो आई होप सो कि वो आपने क्लियरली समझ गए होंगे, जिसको हम ज्वाइनर्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी कहते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स कहते हैं। तो इंटरजेक्शंस भी होते हैं। इंटरजेक्शन जो है ना वो मोस्टली उसी तरह के फिक्रे होते हैं जैसे हम किसी को दुआया फिक्रा देते हैं, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं, उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं ये। तो ये होते हैं इनके फंक्शंस। ठीक है, जिसको हम फंक्शन की बेस पे समझना कहते हैं, कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी फंक्शन की बेस पे समझ सकते हैं। दूसरा होता है सुफिक्स की बेस पे। इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम फंक्शन की बेस पे इस तरह समझते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है, प्रनाउन का क्या है,
तो अगर किसी जुमले में किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता करना है ना, तो पहले देखें कि उस वर्ड का उस फिक्रे में फंक्शन क्या है। डायरेक्टली आप उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बल्कि क्या है कि आपने कोई सेंटेंस देखा है, आपने उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में फॉल कर रहा है। तो आप देखो कि वो उधर जो वर्ड है वो उधर फंक्शन क्या कर रहा है। ठीक है, यानी उस वर्ड का उस सेंटेंस में फंक्शन क्या है। मतलब कि नाम बता रहा है, कोई काम बता रहा है, किसी चीज़ को जोड़ रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत बार फंक्शन की बेस पर हम नहीं भी पहचान पाते, फंक्शन की बेस पर हम नहीं भी पहचान पाते, तो फिर हम मदद लेते हैं सुफिक्स की। ये वाली चीज़ जो है सुफिक्स की, सुफिक्स की ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, एक प्रीफिक्स होता है, एक सुफिक्स होता है। किसी वर्ड के पहले अगर कोई ग्रुप ऑफ लेटर आए पहले, जैसे ये वाली है एग्जांपल मैंने अभी आपको दी। ठीक है, किसी वर्ड से पहले अगर कोई ग्रुप ऑफ लेटर आए तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, प्री पहले को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अक्सर आपने सुना होगा कि प्री नाइन्थ की क्लासेस कहते हैं, प्री फर्स्ट ईयर, प्री सेकंड ईयर, या प्री नर्सरी कहते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है कि अभी बच्चे उस क्लास में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन वो उससे पहले उसमें जो भी उनकी बुक्स हैं या उस तरह का कोई सिलेबी है या उस तरह का जो कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं। प्री नाइन्थ के से आप समझ गए होंगे, अकेडमीज़ में, स्कूल्स में, प्राइवेट में ख़ास तौर से ये चीज़ें चलती हैं कि ये प्री नाइन्थ है, ये नाइन्थ है। मतलब कि प्री नाइन्थ वाले अभी नाइन्थ में हुए नहीं होते, मतलब उनका रिजल्ट अभी आना होता, तो हम उसको प्री नाइन्थ कह देते हैं, यानी अभी नाइन्थ में वो आए नहीं है, उससे पहले हैं। तो इसी तरह डिसअग्री है, वह लफ्ज़ होता है अग्री, उसके साथ जब हम डिस लगा देंगे तो वो प्रीफिक्स उसकी बन जाएगी। इसी तरह हैप्पी वर्ड होता है, उसके साथ जब हम अन लगा देंगे तो वो अनहैप्पी हो जाएगा। इसी तरह और भी बहुत से होते हैं। जस्ट आपको एग्जांपल के साथ समझाने का मतलब ये है कि एक प्रीफिक्स होता है, एक सुफिक्स होता है। अगर किसी वर्ड के पहले कोई ग्रुप ऑफ लेटर आए तो वो प्रीफिक्स है, और अगर बाद में है तो सुफिक्स है। अब सुफिक्स की एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रीफिक्स की तो आपने समझ ली हैं। सुफिक्स की एग्जांपल्स ये देखें, जैसे ब्यूटीफुल है, ठीक है, उसके बाद कंफर्टेबल है, उसके बाद हैप्पीनेस है। ठीक है, अब ये सुफिक्स की एग्जांपल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ब्यूटी लफ्ज़ होता है, तो उसके साथ हमने जब FUL लगाया तो वो बन गया ब्यूटीफुल। तो अब ये जो FUL जो है ना, ये हमारी सुफिक्स है। इसी तरह कंफर्ट होता है, ठीक है, कंफर्ट, कंफर्ट लफ्ज़ होता है, आगे जब हमने ABLE लगाया तो कंफर्टेबल बन गया। कंफर्टेबल में ABLE जो है ना वो सुफिक्स है। इसी तरह ही हैप्पी वर्ड होता है, तो हैप्पी के आगे जब हम हैप्पीनेस लगाएंगे तो वो हमारा जो NESS वाला जो NESS है ना, ये हमारी सुफिक्स है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने वाली ये क्लास कर रहे हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी सेंटेंस में कैसे पहचान सकते हैं। कोई आर्टिकल है, कोई पैराग्राफ है, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, मतलब नाउन है, प्रनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कौन है। तो मैंने आपको बताया कि उसको हम दो तरीक़ों से पहचान सकते हैं। आई एम रिपीटिंग नाउ। ठीक है, पहला है फंक्शन बेस पे कि वो नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव क्या है। अगर हम इस बेस पे नहीं पहचान पा रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ वर्ड्स एक से ज़्यादा फंक्शन कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसकी मदद लेते हैं सुफिक्स की। ठीक है, प्रीफिक्स की नहीं लेंगे, सुफिक्स की लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमने कोशिश करनी है कि हम फंक्शन की बेस पे समझें। यहाँ पे हम फंक्शन की बेस पे नाकाम हो, हमें पता चल जाए कि यार ये पानी सर से गुजर चुका है, फंक्शन की बेस पे समझ नहीं आ रही, फिर हम सुफिक्स की मदद लेंगे। क्योंकि हर जगह पे हम सुफिक्स को भी नहीं घुसेड़ सकते कि हम जगह पे हर जगह पे ना हम सुफिक्स को जो ना वो ढूंढते फिरें कि अब सुफिक्स ही हमें आए, हमें बचाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको समझनी है, पहली फंक्शन, दूसरी सुफिक्स। मैं बार बार रिपीट नहीं करता, फिर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, बात छोटी होती है वो फिर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सुफिक्स मैंने अभी आपको बता दिया कि एक वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है, उसमें अब FU लगा हुआ है तो वो सुफिक्स है। फिर इस तरह कंफर्टेबल है, उसमें भी ABL लगाओ, ABLE लगा, हैप्पीनेस में एनी। तो जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करनी है तो इन दोनों का इल्म होना ज़रूरी है। किसका? फंक्शन का और सुफिक्स का, यानी इन दोनों का आपको इल्म होना जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप सो। मैं ना आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले ना एक वर्ड है, वर्ड के साथ समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे आर्टिकल पे जाएंगे। पहले वर्ड है डेडलॉक। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने जो सुना होगा कि डेडलॉक जो है ना वो
आ गया गवर्नमेंट के दरमियान या किसी कोई निगोशिएटिंग पार्टीज़ हैं उनके दरमियान। जैसे कि मिसाल के तौर पे अ कंप्लीट फेलियर टू रीच टू सॉरी ये डबल लिखा गया, टू रीच एन एग्रीमेंट और सेटल एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस या ग्रुप्स। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट है और पीटीआई है, इनके दरमियान कुछ निगोशिएशन होती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी मामले पे जाके किसी ना किसी मुद्दे पे जाके ना फिर इनके दरमियान कोई ना कोई डेडलॉक आ जाता है। तो डेडलॉक होता है कि किसी आर्ग्यूमेंट पे, किसी आर्गुमेंट की बेस पे या किसी आर्गुमेंट की वजह से किसी अग्रीमेंट पे ना पहुंच पाना, फेलियर हो जाना, नाकामी हो जाना, डेडलॉक हो जाना, टाई भी हम इसको कहते हैं, यानी कि काम रुक जाना, तो उसको हम कहते हैं। अब इसके साथ एक और वर्ड है, एग्जांपल इसकी से देखें तो ये वर्ड है द टॉक्स आर एम्ड एट एंडिंग द डेडलॉक बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है, द टॉक्स आर एम्ड यानी इस बातचीत का, इस नेगोशिएशन का जो मकसद है, एम मतलब जो मकसद है, जो मतलब है, एट एंडिंग वो ये ख़त्म करना, द डेडलॉक यानी जो टाई है, जो डेडलॉक है, जो एक रुकावट आ गई हुई है बिटवीन द टू ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो एक रुकावट आई हुई है किसी आर्गूमेंट को लेके, किसी एग्रीमेंट को लेके, जो इनके दरमियान एक तातुल का शिकार है चीज़, कि मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही, एक पार्टी कहती है कि नहीं ऐसा करना है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं ऐसा करना है, तो इनके दरमियान जो है ना वो चीज़ें रुक गई हुई हैं। उस रुकी हुई चीज़ को, उस डेडलॉक को तोड़ने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है ना वो ये नेगोशिएशन हो रही है। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया सीधा सीधा। अब आप मुझे बताओ इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्या है, डेडलॉक इसमें क्या है, डेडलॉक जो है ना वो इसमें क्या है, ये आपने मुझे बताना है। तो पहले आप खुद देखो ना कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो क्या है, क्योंकि मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम तब तक नहीं पहचान सकते जब तक वो किसी जुमले में ना आया हो, क्योंकि एक लफ्ज़ कभी भी कभी एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रखता है। ठीक है, जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है द टॉक्स आर एम्ड, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि डेड लॉक से पहले दा लगा है, लगा हुआ है, ये देखें दा लगा है, टी एच ई, और हमें पता है कि दा एक आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा अपने साथ नाउन लेके आता है, तो डेड लॉक क्या है, नाउन है, डेड लॉक क्या है, नाउन है। हमने कैसे पहचाना कि डेडलॉक एक नाउन है, क्योंकि डेडलॉक से पहले दा लगा हुआ है, दा एक आर्टिकल है। आर्टिकल तीन किस्म के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें एक ए और एन है और एक दा है। ठीक है, और इनकी खूबसूरती ये है, आप इनको सिंगल एक वर्ड में भी याद रख सकते हो कि ये आपको उधर ही लगे मिलेंगे जहाँ पे नाउन होगा। ठीक है, ए और एन हमेशा जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, सिंगुलर वर्ड के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। तो दा जो है वो किसी स्पेसिफिक नाउन के साथ लगेगा। ठीक है, ए और एन किसी जनरल के साथ लग जाएंगे, लेकिन द जो आर्टिकल है वो किसी स्पेसिफिक के साथ लगेगा। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, जैसे ये द है आगे डेड लॉक है ना, तो अगर डेड लॉक की जगह पे कोई ऐसा वर्ड होता जो नाउन होता और वो किसी वाउल से शुरू हो रहा है, यानी ए ई आई ओ यू, या तो उससे शुरू हो रहा है या उसके जैसी साउंड दे रहा है, जैसे ऑनर है, आवर है, इस तरह से करके, तो फिर हम इसको दा नहीं बोलेंगे, फिर हम इसको दी बोलेंगे। ठीक है, ये स्पीकिंग स्किल के लिए मैंने एक पॉइंट आपको बताया है, वो अभी बात हो रही है तो मैंने कहा मैं ये भी आपको साथ साथ बताता हूँ। आई थिंक मैंने शायद एक पिछली वीडियो में इस टॉपिक को जो है बताया हुआ है, इस कंसेप्ट को। तो अब मुद्दे की बात जो है ना वो ये है, द टॉक्स आर एम्ड एट एंडिंग द डेडलॉक बिटवीन, हम डेडलॉक को समझ रहे हैं कि इसमें डेडलॉक क्या है। तो डेडलॉक से पीछे आ गया द, और द के आगे हमें पता है कि हमेशा जो है वो नाउन ही आता है, तो डेडलॉक क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो हमने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझना है। कॉन्टेक्स्ट होता है सियाक व सबाक, यानी एक वर्ड जो है वो सेंटेंस में बात क्या कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट उसको कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना होगा कि यार मैंने ये बात की तो मेरा तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की थी, मतलब मैंने इस सियाक व सबाक में बात नहीं की थी, मैंने इस लिहाज से बात नहीं की थी। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हम जब कभी कोई बात कर रहे होते हैं, अगला बंदा उसको नेगेटिव सोच रहा होता है, फिर हम उसको कहते हैं यार मेरा इस कॉन्टेक्स्ट में बात करने का मकसद नहीं था, या मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं की। ठीक है, बात लंबी हो जाएगी, जस्ट समझाना मकसद है कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कॉन्टेक्स्ट के साथ भी समझ सकते हो। यानी एक तो हो गया फंक्शन, दूसरा हो गया सफिक्स, तीसरा होता है आप उसको वर्ड के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो बात चल रही है, जो सियाक व सबाक चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको समझ सकते हो। इसके अलावा उसका कोई तरीका नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एक और है जो वर्ड है कंसीड। ठीक है,
पहले इसका मीनिंग समझ लो। कंसीड का मतलब होता है टू एडमिट ऑफन अनविलिंगली दैट समथिंग इज़ ट्रू, यानी अक्सर औकात आप ना चाहते हुए भी, मजबूरन कह लो, ना चाहते हुए भी आपको कोई चीज़ एडमिट करनी पड़े कि हाँ ये ठीक है। ठीक है। आजकल क्या होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कोई बात ऐसी होती है जिस पे आपने कोई ज़िद लगाई हुई थी, आप इंसिस्टेंट थे उस पर कि नहीं जी ये ऐसा है, लेकिन बाद में जब आपके ऊपर वो कोई राज खुला या आपके ऊपर वो बात खुली, तो अब आप न चाहते हो क्योंकि आप पहले उसकी मुखालफत कर रहे थे। ठीक है। आप किसी चीज़ पे उस पर जो ना वो आर्गूमेंट कर रहे थे या उसको निगेट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब आपके सामने वो मुद्दा खोल गया तो आप अब न चाहते हुए भी उसको एडमिट कर रहे हो कि हाँ ये बात जो है ना वो ठीक है। अब इसमें देखो दो एग्जांपल्स हैं। एक है द गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड दैट द न्यू टैक्स पॉलिसी हैज़ बीन अ डिज़ास्टर, यानी गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी बनाई लेकिन उस वक्त उनको इदराक नहीं था। उस वक्त जो माहिर माशियात थे उन्होंने उनको बताया भी कि सर यहाँ जनाब जो भी टैक्स पॉलिसियाँ बना रहे हैं ये बाद में तबाहकुन हो सकती है, आवाम के ऊपर बोझ बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, टैक्स पॉलिसी को चेंज करें, रिवाइज़ करें, एक्सेट्रा जो भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। लेकिन बाद में जब इन्फ्लेशन बढ़ी, ठीक है, इन्फ्लेशन अफरात-ज़र को कहते हैं जिसको हम आम लफ्ज़ों में महंगाई भी कहते हैं, तो महंगाई बढ़ी तो बाद में अब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पे आ गए। एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने सर जोड़ लिया और अब जो माहिर माशियत है वो कहते हैं कि सर हमने आपको उस वक्त भी बताया था 2 माह पहले 3 माह पहले। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टू गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड दैट द न्यू टैक्स पॉलिसी हैज़ बीन अ डिज़ास्टर, यानी अब गवर्नमेंट जो है ना वो एडमिट कर रही है। अब गवर्नमेंट जो है ना वो न चाहते हुए भी, ऑफन विलिंग अनविलिंग का मतलब होता है ना चाहते हुए भी, कि गवर्नमेंट को अब न चाहते हुए भी ये मानना पड़ रहा है कि जो न्यू टैक्स पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की है, अप्लाई की है, वो डिज़ास्टर है। वो बिल्कुल ही एक तरह से तबाही तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस हमने उसके जो ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। तो ये हो गया उसका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कंसीर जो है ना वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो अब आपको पता है कि हैज़ लगा हुआ है इधर, इसमें हैज़ लगा हुआ है। हैज़ आपको पता है कि हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही होता है ना। 5 तरह की फॉर्म्स होती हैं, मैं यहाँ पे लिख तो नहीं सकल नहीं मैं। पहली होती है बेस फॉर्म, ठीक है, सेकंड होती है पास्ट फॉर्म, थर्ड होती है पास्ट पार्टिसिपल, चौथी जिसको हम वी प्लस आई एन जी वाली भी कहते हैं वो होती है हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवी जो होती है वो बेस फॉर्म ही होती है लेकिन वो सिंगुलर में होती है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बेस फॉर्म होती है लेकिन प्लूरल में होती है। यानी फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे लगेगी वो प्लूरल वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगेगी, जैसे आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, बेस फॉर्म ही होती है, वो भी सिंगुलर होती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स का लगेंगे, जैसे ही, शीट, कुछ सिंगुलर नेम एक्सेट्रा। तो ये 5 वर्ब्स की फॉर्म होती हैं। ठीक है। तो अब ये हमें पता चल गया कि कंसीडर्ड है तो ये V3 है, तो मतलब V3 होती है पास्ट पार्टिसिपल। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में कंसीडर्ड जो है ना वो हमें पास्ट पार्टिसिपल की सेंस दे रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। अभी मैं पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर नहीं जाऊँगा, वो चीज़ें मैं आपको जो पिछली वर्ब्स की क्लासेस थी वो अगर किसी ने नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके देखें, जो वर्ब चैप्टर है ऑल अबाउट वर्ब्स, उसमें आपको सारा कंप्लीट चैप्टर एग्जांपल के साथ मिल जाएगा। ठीक है। आई थिंक 7 या 8 पार्ट्स के अंदर मैंने उसको डिवाइड किया, लेंथी थी वीडियो वो। तो उसमें आप सारे कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे, मॉडल वर्ब्स के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, मेन वर्ब्स के बारे में, सभी कुछ जो है ना वो उसमें आपको मिलेगा और एग्जांपल्स के साथ आपको ना मिलेगा। उसी में ही हमने ये चीज़ें भी, जेरेंड भी, पार्टिसिपल भी, ये सभी कुछ भी डिस्कस किया हुआ है। आई थिंक पार्टिसिपल के ऊपर मेरी एक अलग से भी 2 वीडियोज़ आई हुई हैं, वो भी आपको उसी में मिल जाएगी, वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है उसी में आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें पता चलेगा गवर्नमेंट हैज़ कंसीडर्ड, हैज़ यहाँ पे क्या है, हैज़ हमारा यहाँ पे जो है ना वो आपको पता है कि वो अपने साथ पास्ट पार्टिसिपल की यानी V3 लेके आता है जो कि एक वर्ब है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखो, आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड, यानी आपने कोई किसी से बात की, उसने उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी शोर मचाया, शोर गोगा किया, उसने कहा कि नहीं ऐसा है वैसा है कुछ, लेकिन बाद में आपने जब रियलाइज़ किया, आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार गलती तो मेरी थी। ठीक है।
अब आप उसको कंसीड कर रहे हो, अब आप न चाहते हुए भी उसको एडमिट कर रहे हो, आप उसको मान रहे हो कि हाँ यार गलती मेरी थी कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ गया टू, कंसीड के पहले आ गया टू। टू क्या है आपकी, अब मुझे को बताएगा टू क्या है। टू के साथ हमेशा आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये वाला भी इधर वर्ब ही है, यानी ये भी वर्ब ही है। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप इसको, कैटेगरी V3 है यानी पास्ट पार्टिसिपल की, लेकिन है वर्ब। ठीक है, तो ये भी कंसीड है जो कि पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी इसमें आपकी V1 है क्योंकि V1 में अभी आपको बताया कि जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ लगता है। तो उसमें प्लूरल में आई भी आता है। अब ये नहीं कहता कि बंदा मैं आई कहूँ तो मैं कहूँगा कि नहीं जी, अब ये ग्रामर का रूल है। आपको पता है एम हमेशा आई के साथ ही लगेगा, कभी भी एम यू के साथ नहीं लगेगा, दे के साथ नहीं लगेगा, वी के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, आर के साथ वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, लेकिन एम हमेशा आई के साथ लगेगा। जैसे यू है ना, वो एट अ टाइम सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो ये ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। तो आई हैड टू कंसीड, तो यहाँ पर भी कंसीड जो है ना वो क्या है, वर्ब है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले में हमने क्या समझा पहले में हमने समझा कि कंसीडर्ड है और उसके पहले हैज़ लगा हुआ है, और यहाँ पे हैज़ है वो, वहाँ पे वो हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे कंसीडर्ड। तो ये है पास्ट पार्टिसिपल यानी ये वर्ब है। आई हैड टू कंसीड, तो टू हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आते हैं, तो ये भी यहाँ पे वर्ब ही है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब आगे जो हम बढ़ने लगे हैं इसमें एक चीज़ है, मैं आर्टिकल के साथ आपको समझाने लगा हूँ। कुछ छोटा सा आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया है, इस पे टेक्नोलॉजी के ऊपर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी उसमें थोड़ा सा जिक्र आएगा। तो उसमें आपको ना कुछ डिफरेंट वर्ड्स जो मुझे लगता है कि जिसमें मैं आपको सुफिक्स भी बता सकता हूँ और आपकी वोकेबलरी भी उसमें डेवलप होगी। तो उस वोकेबलरी वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा बेशक। ठीक है, ताकि आपको वो याद रहें। उसके साथ मैं मीनिंग्स भी बताऊंगा और उनको समझने का तरीका भी बताऊंगा। तो अभी जो वीडियो आगे आने वाली है, जो अभी मतलब चलने वाली है इसमें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिएगा, वोकेबलरी जो है उसको लाजमी लिख लीजिएगा बेशक। जो हमारे खास तौर से बिगनर्स या इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं सब्सक्राइबर्स जो लोग, उसको लिख लिया करें, उसको थोड़ा सा डेली थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। लर्न POS यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच थ्रू आर्टिकल रीडिंग प्लस इनहेंस वोकेबलरी। जब आप आर्टिकल रीडिंग करोगे, ठीक है, आर्टिकल रीडिंग करोगे ना, तो उसमें आपकी वोकेबलरी भी इनहेंस होगी। तो चलें देखते हैं। पहले है इन द डिजिटल इपोक, इसको हम बोलेंगे इपोक, इपक नहीं बोलेंगे, इपोक बोलेंगे। दैट डिफाइंस द 21st सेंचुरी, टेक्नोलॉजी हैज़ बर्जनड। ठीक है, बर्जनड, बर्जनड। उसके बाद है एम्बेडिंग इट्स सेल्फ इन टू द वेरी फैब्रिक ऑफ डेली लाइफ। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, तो अब यहाँ बात हो रही है पहले नंबर पे इपोक की। इपोक का मतलब डिजिटल इपोक। पहले इसके मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इपोक है ना, इसका मीनिंग होता है टाइम पीरियड। कोई टाइम पीरियड हो, कोई एज हो, एज का मतलब ज़माना होता है, वक़्त भी होता है। इसको कई लोग इरा बोलते हैं, कोई एरा बोलते हैं, दोनों तरह से ठीक है। ये भी वक़्त होता है, ज़माना होता है। पीरियड वक़्त को कहते हैं, पीरियड टाइम पीरियड एक बात है। ठीक है, तो इपोक को पहले समझते हैं। तो पहले देखेंगे कि इपोक होता क्या है। मैंने आपको अभी बता दिया इसका मतलब भी, आप इसके मीनिंग लिख लीजिए। तो पहले तो मतलब पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, आपने कोई भी वोकेबलरी डेवलप करनी है, वोकेबलरी सीखनी है, उसमें उसका मीनिंग जो है ना पहले आपको सीखना पड़ता है। ये फंडामेंटल है, इसेंशियल है, लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब हुआ कि डिजिटल एज, इन द डिजिटल एज कह लो, इन द डिजिटल पीरियड कह लो, इन द डिजिटल टाइम कह लो, इन द डिजिटल एरा कह लो, कोई भी कह लो। यानी हमें ये पता चल गया कि हम इपोक की जगह पे ये वाले वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको कहता हूँ कि ये इपोक किसके लिए आया है। तो मतलब चले इससे पहले ये पूछते हैं, देखते हैं। यानी ये इपोक जो है ना, डिजिटल इपोक, अब वही समझ लें जो हमारा आज का दौर चल रहा है, कंप्यूटर का, इंटरनेट का, जिसको हम दौर कहते हैं, ज़माना चलता है। तो हमें पता चल गया। अब हम इसमें पहचान कैसे करेंगे कि इसमें द का आर्टिकल आया है। ये देखें, बहुत सिंपल है। ऊपर मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ, इससे पीछे वाली एग्जांपल में आपको समझा के आया था द वाला। ठीक है,
इन द डिजिटल इपोक। तो द जो है ये आर्टिकल है, आर्टिकल किसके लिए आया है, इपोक के लिए आया है, ठीक है, इपोक के लिए आया है ना। सिंपल लफ्ज़ों में समझाने लगा हूँ, समझ लीजिएगा, मैं रिपीट बार बार नहीं करूँगा फिर वीडियो लंबी हो जाती है। द आर्टिकल पहले आया, द किसके लिए, डिजिटल के लिए तो आया नहीं है, इपोक के लिए आया। तो यहाँ पे द और वहाँ पे नाउन आता है, तो इपोक क्या है, नाउन, ठीक है। और नाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव है, तो ये डिजिटल क्या है, एडजेक्टिव। तो अगर हमने दा के तौर पे भी समझना है तो हमें पता चल गया कि इपोक जो है ना वो क्या है, नाउन है। अगर हमने डिजिटल के तौर पे भी समझना है तो डिजिटल क्या है, कोई खूबी है ना, नाउन की कोई मतलब आप कह लें कि क्वालिटी बता रहा है, तो क्वालिटी क्या है, डिजिटल है। तो अब जहाँ पे एडजेक्टिव होगा वहाँ पे नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो ये इपोक का हमें पता चल गया कि इपोक क्या है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। यानी जो डिजिटल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अब मैं इसकी एग्जांपल भी आपको समझा सकता हूँ। जैसे डिजिटल मीडियम कहते हैं, अब मीडिया क्या है, नाउन है, और उसका एडजेक्टिव क्या हुआ, डिजिटल। इस तरह डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या है, नाउन है, डिजिटल क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यानी एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं डिजिटली। इसी तरह डिजिटल मीडिया है, तो मतलब जो मीडिया डिजिटली तौर पर चल रहा है, राइट, समझ आ रही मेरी बात। तो ये एग्जाम्पल के साथ होता है कि आपको ज़रा समझ आ जाए। अब आगे एक वर्ड इसमें है बर्जेंट, ठीक है। अब ये बर्जेंट है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि ये एक वर्ब है। अब आप कहोगे कि ये वर्ब कैसे है, ठीक है। पहले इसका मतलब समझ लो। बर्जेंट का मतलब होता है टू ग्रो, ठीक है, टू इंक्रीज़ या डेवलप, या डेवलप, ठीक है। यानी कोई चीज़ बढ़ाना, डेवलप करना, टू ग्रो करना। तो इसके मतलब किसी चीज़ के बढ़ने को जो ना वो हम बर्जेंट कहेंगे। तो मतलब हमने समझ लिया। अब हमने इसको समझना कैसे है कि ये इस वाले सेंटेंस में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। तो हमें पता है कि ये देखें पीछे हैज़ लगा हुआ है, वो ऊपर वाली एग्जांपल आप देख लें, हैज़ लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है, तो मतलब ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएगा। तो ये थर्ड फॉर्म है, तो इट्स मीन कि ये पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, इट्स मीन कि ये वर्ब है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये वर्जन जो है ना ये वर्ब है, लेकिन मैंने अब आपको इसको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। पहले उसका मीनिंग बताया, फिर मैंने उसको आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया कि आपने हैज़ देखा वर्जन, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने समझ लिया कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज़ हैव हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फोर्थ वाली जो होती है वी प्लस आई एन जी वाली जो होती है उसको याद रखिएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ठीक है। जिसको भी हमने रिसेंट अपने लेक्चर्स में पढ़ा भी हुआ है। वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप पीछे हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसी में ही आएंगे, पार्टिसिपल्स वाले में, वर्ब वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रट्टा नहीं मरवाऊंगा मैं आपको, जो भी चीज़ें समझाऊंगा आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी। मैं आपको सेंटेंसेस भी सिखाऊंगा साथ, सेंटेंसेस के थ्रू भी हम इंशाल्लाह जैसे वर्ब किया है, दूसरे किया है, कंजंक्शन वगैरह वो भी करेंगे। लेकिन ये जहाँ पे आपको जस्ट एक बताने का मकसद, जो एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने भी रियलाइज़ किया कि यार इस पर वाकई एक वीडियो होनी चाहिए। वैसे मैं इसको 2-3 पार्ट्स में और भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1-2 और आर्टिकल भी इसमें ऐड करके आपको समझा सकता हूँ। लेकिन मैं जो अभी इसमें समझा दूंगा ना उसमें अगर आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ ली तो फिर आपके सामने कोई भी बात आ गई आप उसको रियलाइज़ कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अब पहला हमने इपोक, उसको कॉन्सेप्ट के साथ समझा कि दा आया हुआ है, दा किसके लिए आया हुआ है, इपोक के लिए। इपोक दा क्या है, द आर्टिकल, आर्टिकल से क्या आता है, नाउन आता है। तो नाउन ये हुआ, तो फिर ये उसकी सिफ्त बता रहा है, कोई क्वालिटी बता रहा है, तो ये डिजिटल है। डिजिटल क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ भी क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया, एक दा का, एक डिजिटल के अकॉर्डिंग। इसी तरह ही हैज़ सिंपल है, हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो ये हमें पता चल गया कि बर्जेंट जो है ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरी आ जाए, तीसरा है यहाँ पे हमारा एम्बेडिंग, ये वाला एम्बेडिंग, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, बात क्लियर है। पास्ट वो वही होती हैं हमारी जो बेसिक्स होती हैं ना। एक बेस फॉर्म मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद सेकंड फॉर्म जो होती है वर्ब की वो होती है हमारी पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है हमारी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल,
फोर्थ फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, फोर्थ जो होती है वो होती है सिंगुलर बेस फॉर्म। ठीक है, एक मिनट, सॉरी वो कॉल आ गई थी ज़रा। तो अच्छा, अब ये नेक्स्ट वर्ड है इम्बेड, ये वाला इम्बेडिंग, ये इम्बेड से बना है। ठीक है, इम्बेड से बना है। तो अब आप लोग कहोगे कि इसका मतलब क्या होता है, तो इम्बेडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फिक्स करना, टू फिक्स समथिंग। ठीक है, टू फिक्स समथिंग, यानी आप कह रहे हो कि टेक्नोलॉजी जो है ना वो पूरी तरह से इम्बेड कर चुकी हुई है, घुस चुकी हुई है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वेरी फैब्रिक ऑफ डेली लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह से घुस चुकी हुई है, घुसी हुई है, ऐसे ही है ना। अब आईएनजी वाली फॉर्म जो है ना, ये देखकर लोग सोचते हैं कि शायद ये वर्ब है, ये वाली जो है ना आईएनजी, इसको देख के लोग सोचते हैं कि शायद ये वर्ब है। अब इसका कॉन्सेप्ट भी पार्टिसिपल्स वाले जो हमारा लेक्चर है वर्ब वाली प्लेलिस्ट में, उसमें आपको समझ आ जाएगा, जिसमें हमने जेरेंड और पार्टिसिपल को डिटेल से पढ़ा, एग्जाम्पल के साथ समझा। ठीक है, कहाँ पे हमने उसको जेरेंड बोलना है, कहाँ पे हमने उसको पार्टिसिपल बोलना है, उनकी पहचान भी पढ़ी है, एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ी है। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाके जो वर्ब वाली प्लेलिस्ट है जिसमें 10 के करीब आई थिंक वीडियोज़ हैं, वो सभी है, उसमें सभी कुछ है वर्ब के बारे में। वर्ब के सारे कॉन्सेप्ट उसमें जो है ना वो बताए हुए हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझाए हुए हैं, तो वो आप देख लें। ख़ास तौर से जो पार्टिसिपल्स वाला हमारे जो 2 लेक्चर्स है वो आप देख लेंगे, तो आपको ये एम्बेडिंग वाला जो सीन है ना वो समझ आ जाएगा। बाकी मैं इधर भी समझा देता हूँ अभी आपको। तो मैं आप लोग कहोगे कि ये आईएनजी वाली फॉर्म देखकर कि ये वर्ब है, तो अगर ये वर्ब होती तो उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब तो आता ना, क्योंकि अब ये देखो ये कॉमा लगा हुआ है, और आपके सेंटेंस का रूल है कि जहाँ पे कॉमा लगा हो वहाँ पे बात चालू तो होती है, लेकिन बात अगली को चल रही होती है फिर। ठीक है, बात कोई अगली चल रही होती है उसी के तसलसल में। तो हैज़ तो आ गया बर्जेंट के साथ, अब उसके आगे आ गया कॉमा। अब इधर कोई हेल्पिंग वर्ब होता तो हम समझते कि ये एम्बेडिंग के लिए आया। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो ना आपको पता है वर्ब आती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया कि अगर इससे ये वर्ब होती तो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लाजमी होता। तो ये जो आपने पढ़ा है कि वी प्लस आई एन जी जो होती है ना वो नाउन भी बनती है, जिसको हम जेरेंड भी कहते हैं। ये जिन्होंने हमारी वर्ब वाली क्लास पढ़ी है वो इसको समझ गए होंगे। ठीक है, तो यानी वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो जब नाउन बनती है तो उसे हम जेरेंड भी कहते हैं। इसके अलावा वो 3 फंक्शन और भी करती है। एक होती है उसकी एडजेक्टिव, ठीक है, एक होता है उसका एडवर्ब, और एक होता है उसका वर्ब। यानी 3 काम वो नाउन के अलावा भी करती है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। आई एम रिपीटिंग दैट इफ़ द फॉर्म ऑफ वर्ब वी प्लस आई एन जी is working as a noun, then it is called gerund. And when you will see that it is working as an adjective, as an adverb or a verb, then we will call it as a participle. Right? Understood? Got it? Okay. Now let's move on. अब देखो कि embedding एक किसके लिए आया है? embedding आया है ना, embedding किसके लिए आया है? embedding आया है आपका टेक्नोलॉजी के लिए। ऐसे ही है, कोई और तो इससे पीछे बात नहीं है ना। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी के लिए आया, तो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक नाउन है। तो टेक्नोलॉजी को देख के कैसे पता चला कि ये एक नाउन है? तो ये जो इसके आगे लगा हुआ है ना LOGY, ये एक सोफिक्स है, ये एक सफिक्स है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से हम पहचान करेंगे, एक फंक्शन देख के, दूसरा सफिक्स देख के। यहाँ पे हमें जो एम्बेडिंग की पहचान हो रही थी वो थोड़ी सी वर्ब के तौर पे हो रही थी, क्योंकि इसकी आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई है। लेकिन ये गलत है, देखने वाला वर्ब भी समझेगा, लेकिन ये गलत थी। फिर हमने इसकी पहचान की टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में। टेक्नोलॉजी क्योंकि नाउन है, टेक्नोलॉजी नाउन किस तरह से वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि LOGY जिस वर्ड के एंड पे लगा होगा वो नाउन की सफिक्स होगी। वो क्या होगी? नाउन की सफिक्स होगी। ठीक है, तो जो नाउन की फिक्स होती है वो ज़ाहिर बात है नाउन ही होता है। जैसे जूलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी होता है। तो ये नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो एम्बेडिंग एक एडजेक्टिव है। नाउन के बारे में जो बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो टेक्नोलॉजी का हमें पता चल गया कि वो नाउन है। तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि एम्बेडिंग जो है ना वो एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको अभी बताया कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म 2 तरह से काम करती है। या तो वो नाउन के तौर पे काम करती है, अगर वो नाउन के तौर पे काम करे
तो वो जेरेंड कहलाती है। अगर वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब के तौर पे काम करे तो वो पार्टिसिपल कहलाती है। अब हमें पता चल गया कि एम्बेडिंग के बारे में बात कौन कर रहा है। एम्बेडिंग बात किसके बारे में कर रही है? टेक्नोलॉजी के बारे में। तो टेक्नोलॉजी नाउन है, तो एम्बेडिंग फिर क्या हुआ? एडजेक्टिव होगा, राइट। वर्ब नहीं होगा, ये एडजेक्टिव होगा। तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है फ्रॉम स्मार्टफोन्स दैट कनेक्ट अस टू द ग्लोबल विलेज इन मिली सेकेंड्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट पावर्स। ठीक है, डिसीजंस टेक हैज़ ट्रांसेंडेड मेयर कन्वीनियंस टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। 3 वर्ड हैं इसमें जो मैंने चुने हैं। ठीक है, एक है कन्वीनियंस, एक है इंडिस्पेंसिबल, राइट। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले मतलब देखो पावर क्या है। पावर आप देखो यहाँ पे एक नाउन भी है और एक वर्ब भी। मैं अभी आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी बात लंबी हो जाएगी। तो पावर क्या है? पावर 2 मतलब होते हैं, ये नाउन भी है, वर्ब भी है। जब ये नाउन होती है ना, इसका मतलब होता है एबिलिटी। क्या मतलब होता है? एबिलिटी, यानी कोई काबिलियत, कोई सलाहियत, जिसको हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और वर्ब में जब ये हो तो इसका मतलब होता है किसी को कोई एबिलिटी देना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि दीज कार्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये वाली जो कार, जैसे आजकल इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं या बाइक्स हैं, उनका एक मतलब आपको पता है कि चल रहा है ट्रेंड। तो मैं कहता हूँ कि दीज कार या दीज बाइक्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये वाली जो गाड़ियाँ हैं या कारें हैं या बसें हैं या बाइक्स हैं, ये किससे चल रही हैं? पावर से। यानी पावर जो है ना, वो इनको एबिलिटी दे रही है, इनको ये काबिलियत दे रही है, क्योंकि पावर नहीं होगी तो ये चलेंगी नहीं। ठीक है, तो इससे पहले देखें ऊपर दैट लगा हुआ है, ये वाला फ्रॉम स्मार्टफोन्स दैट लगा हुआ है। अब गौर से समझना है आपने। मैंने कहा कि फ्रॉम स्मार्टफोन्स दैट कनेक्ट, तो इससे पहले दैट का लगा हुआ है जो कि एक रिलेटिव प्रनाउन है। रिलेटिव प्रनाउन जब हम प्रनाउन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आपको डिटेल से समझा देंगे इंशाल्लाह, सब कुछ उसमें भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो रिलेटिव प्रनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है स्मार्टफोन्स को। तो आगे भी देखें दैट आया हुआ है, कहाँ पे आया हुआ है? ये आया हुआ है दैट। अब यहाँ वाला दैट जो है ना, वो रिलेट कर रहा है स्मार्टफोन्स को। स्मार्टफोन्स किसको रिलेट कर रहे हैं? कनेक्शन को। स्मार्टफोन्स क्या है? हमारा प्लूरल। तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही बात प्लूरल की होगी ना, तो कनेक्ट भी हमारा फिर प्लूरल ही आएगा ना, ऐसा ही है। स्मार्टफोन होता तो फिर कनेक्ट्स आना था, स्मार्टफोन्स एट दैट कनेक्ट। तो अब बात गौर से समझनी है। तो ये हमें ये भी पता चल गया, ये दैट जो होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो कि रिलेट कर रहा है, यानी जोड़ रहा है स्मार्टफोन को। आगे भी दैट लगा हुआ है जो कि एक फिर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रिलेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी एआई को। और एआई यहाँ पर जो क्या है वो है सिंगुलर है। यहाँ पे एआई क्या है? सिंगुलर है। तो उस सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर्स लगाया हुआ है हमने, ऐसा ही है। बेस फॉर्म सिंगुलर वाली, फिफ्थ फॉर्म जो होती है, राइट, याद करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो समझें। तो पावर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक वर्ब है। यहाँ पे मैं पावर की बात कर रहा हूँ ना अभी। पावर यहाँ पे क्या है? वर्ब है। मैंने अभी आपको बताया कि पावर नाउन भी है, पावर वर्ब भी है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो दैट है वो कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है सॉरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पावर के साथ। तो मुझे बताओ कि पावर यहाँ पे क्या है? नाउन है? नहीं है। पावर यहाँ पे वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। अब कैसे काम कर रहा है? ये देखो आगे आ गया कन्वीनियंस। ठीक है, उसका मतलब होता है कंफर्ट या ईज़। कंफर्ट या ईज़, यानी आसानी भी कह लें, कोई सहूलत कह लें, उसी को कहते हैं ना कंफर्ट या ईज़, उसी को कहते हैं आसानी को या सहूलत को। अब इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हम 2 तरह से पहचानेंगे। यानी ये जो कंफर्ट है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हम 2 तरह से, यानी पहले फंक्शन से भी, दूसरा सफिक्स से भी। क्योंकि ये वाला जो है ना ई एन सी ई ये एक सफिक्स है, कन्वीनियंस है ना। तो ये जो ई पे ख़त्म होते हैं ये एक सफिक्स है जो कि एक नाउन का सफिक्स है। जैसे आपने लफ्ज़ सुने होंगे प्रेजेंस, एविडेंस, क्या होते हैं एक और भी वर्ड मेरे जहन में आ रहा है लेकिन ज़ुबान पे नहीं चल रहा। तो खैर 2 भी बड़े हैं, यानी जैसे आपका प्रेजेंस हो गया, एविडेंस हो गया। ठीक है,
कंसिक्वेंस, सॉरी कंसिक्वेंस। तो और भी हैं, जैसे शिप वाले हो गए, MENT पे जो ख़त्म होते हैं, ANCE पे ख़त्म होते हैं, TY पे ख़त्म होते हैं, तो ये नाउन्स फिक्स होते हैं। ये हम सफिक्स और प्रेफिक्स वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें फिर हम देखेंगे, सब कुछ ही देखेंगे, नाउन के सफिक्स कौन से होते हैं, प्रोनाउन के कौन से होते हैं, एडजेक्टिव्स के कौन से होते हैं, एक्सेट्रा। तो सभी चीज़ें एक सीक्वेंस में चलती हैं। अभी हम हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमें अपने मुद्दे की बात करनी है कि हमने यहाँ पे कन्वीनियंस को जो है समझना है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अभी हमने समझ लिया कि ENCE जो है ना, ये एक सफिक्स है। सफिक्स है तो मतलब ये किसकी सफिक्स है, ये नाउन की सफिक्स है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे जो कन्वीनियंस है, जो हम जिसकी मतलब हमने समझा कि कोई कंफर्ट है या ईज़ है, वो क्या है यहाँ पे, वो नाउन है। ठीक है, हमने इसको सफिक्स की मदद से पहचाना है। दो तरीके थे ना हमारे पास, फंक्शन का या सफिक्स का, तो हमने इसको पहचाना सफिक्स की मदद से। तो सफिक्स की मदद से हमें पहचाना, तो ये पता चला कि ये नाउन है। ये वाला क्या था, वर्ब था, ये वाला नाउन। अब आ गया इंडिस्पेंसिबल। अब इंडिस्पेंसिबल को भी देख लो। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इसेंशियल, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, नेसेसरी हो, इम्पोर्टेंट हो। यानी वो चीज़ जैसे मैं कहूँ मिसाल के तौर पे कोई बुक है, वो बुक भी इंडिस्पेंसिबल हो सकती है। कोई बंदा किसी के लिए इंडिस्पेंसिबल हो सकता है, इसेंशियल हो सकता है, ज़रूरी हो सकता है। ठीक है, नेसेसरी है, जो बहुत ज़रूरी है, यानी जो आपको काम करने के लिए या उसको समझने के लिए वो लाजमी है, लाजम व मलजूम है वो। तो टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। अब इंडिस्पेंसिबल को आप समझो, तो इसमें आप देखो कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया हुआ है। पहले हमने मतलब समझ लिया, ठीक है, मतलब समझ लिया है ना हमने यहाँ पे कि ये इसेंशियल क्या होती है चीज़, या कोई नेसेसरी होती है, या कोई इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हमें एक चीज़ और भी पता है कि हमने या तो उसको ढूंढना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को फंक्शन के थ्रू, या हमने ढूंढना है सफिक्स के थ्रू। अब मुझे बताओ, इधर कोई सफिक्स लगी हुई है, आप कहोगे कि जी सर लगी हुई है, यहाँ पे ABLE एक सफिक्स ही है, ABLE भी एक सफिक्स ही है। ठीक है, लेकिन ये वाली सफिक्स जो है ABLE, ये नाउन की नहीं है, ये एडजेक्टिव की है। इंडिस्पेंसिबल एक एडजेक्टिव की सफिक्स है, नाउन की नहीं है। ये वाली नाउन की थी ENCE। यहाँ इसके बाद जो हमने पढ़ी थी शिप, SHIP जो शिप आता है एंड पे, या MENT आता है, ये ANCE आता है, ये TY आता है, ये नाउन फिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये ABLE वाली जो होती है, ये एडजेक्टिव की सफिक्स है। जैसे कंफर्टेबल हो गया, रिमार्केबल हो गया, रिलायबल हो गया, वैल्यूएबल हो गया। ठीक है, तो पहले आपने सफिक्स से पहचान लिया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने इस इंडिस्पेंसिबल को समझ लिया कि ये सफिक्स के थ्रू पहचाना, कि जो हमें पता चल गया कि ये एडजेक्टिव। अब हम इसको फंक्शन के थ्रू समझते हैं, रटना नहीं है कोई भी चीज़ को, हमने क्रैमिंग नहीं करनी। ठीक है, तो हमने अभी पहचाना कि ये सफिक्स की मदद से हमें पता चल गया कि ये एडजेक्टिव की सफिक्स लगी हुई है, इस मतलब ये एडजेक्टिव। अब हम इसको फंक्शन के थ्रू समझेंगे, ताकि हमें फंक्शन का भी पता रहे कि वाकई फंक्शन के थ्रू भी ये एडजेक्टिव ही है। ठीक है, तो अब फंक्शंस भी पहचानते हैं, तो हमें बताएं कि इंडिस्पेंसिबल होगी है कोई चीज़, तो वो कौन सी है, वो टैग है। टैग है ना, किसके बारे में बात हो रही है, टैग के बारे में। ये देखें टैग है, ठीक है, टैग हैज़ ट्रांसेंडेड मेयर कन्वीनियंस टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। कि यानी जो टैग है ना, वो अब आसानी बांटने वाली चीज़ से आगे बढ़ चुकी है, अब वो लाजम व मलजूम हो चुकी हुई है। अभी आप देख लो कि घर में एक दिन के लिए भी क्या, एक घंटे के लिए भी नेट बंद हो जाए तो सबकी जान पे बन जाती है। ठीक है, तो अब ये आसानी पहुंचाने या कन्वीनियंस देने के अलावा, कंफर्ट देने के अलावा, उससे आगे बढ़ चुकी हुई है टेक्नोलॉजी। अब बात हो रही है टेक से। टेक होती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो नाउन के बारे में जो बात करें, वो क्या होता है, वो होता है आपका एडजेक्टिव। तो हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग भी बात समझ ली और सफिक्स के अकॉर्डिंग भी बात समझ ली। नेक्स्ट देखो, फिर इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है इनोवेशंस लाइक ब्लॉकचेन एंड क्वांटम कंप्यूटिंग प्रॉमिस टू रेवोल्यूशनाइज डेटा सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे एक ही वर्ड मैंने चुना है, वो है रेवोल्यूशनाइज। तो रेवोल्यूशनाइज का मतलब होता है टू चेंज समथिंग ड्रास्टिकली। इसकी जगह पे एक वर्ड होता है रेवोल्यूशनरी। एक वर्ड होता है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी अपने आप में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। ठीक है, रेवोल्यूशन जो है वो आपका अलग वर्ड है, रेवोल्यूशनाइज अब यहाँ पे आया है। तो रेवोल्यूशनाइज हमें पता है कि टू यहाँ पे लग गया है। सिंपल सी बात है, टू लग गया। टू होता है जहाँ पे, वहाँ पे होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स मीन कि ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, मीनिंग भी उसका बता दिया, यानी कुछ चीज़ चेंज कर देना। रेवोल्यूशनाइज रेवोल्यूशन से निकला, रेवोल्यूशन रिवॉर्ड से निकला, किसी चीज़ के खिलाफ बगावत कर जाना, उकसा, मतलब बाहर निकलना। अक्सर आपने सुना होगा रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, ईरान का रेवोल्यूशन सुना होगा। तो वो यही होता है कि जब आप किसी के खिलाफ बगावत करते हो, तो फ्रेंच वालों ने जो बगावत की थी वो अपनी गवर्नमेंट और जो एलीट क्लास थी उसके खिलाफ की थी। आप एम इंग्लिश में जो एक नावल पढ़ते हो द टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें यही बात है, फ्रेंच की और इंग्लैंड की बात होती है उसमें, और उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही जिक्र है जिसमें कत्ल खून और गारतगरी और एक्सेट्रा सब कुछ जना आपको मिलता है। तो ये थी जी आपकी क्लास। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो एक वर्ड है ना, जैसे रेवोल्यूशन है, मैंने अभी आपको बताया था रेवोल्यूशन है, कंपोजिशन है, तो इसमें जो वर्ड TION पे ख़त्म हो रहे हो ना, TION, ठीक है, यहाँ पे जो TION पे ख़त्म हो रहे हो ना वो नाउंस फिक्स होते हैं। वो क्या होती हैं, नाउंस फिक्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो बात अलग थी, यहाँ पे टू है, तो टू के साथ हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो रेवोल्यूशनाइज होगा, तो ये वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ तक थी जी आपकी ये क्लास। आई होप सो आपको पसंद आई होगी, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इस पर मज़ीद क्लास चाहिए, आप चाहते हो कि इस तरह के ये आर्टिकल के थ्रू मैं मज़ीद कुछ चीज़ें मज़ीद भी बताऊँ, तो मुझे कमेंट करके या स्क्रीन पे हमारा जो नंबर चल रहा होता है व्हाट्सएप का, उधर हमें ऑफिशियली कांटेक्ट करके आप बता सकते हो, ताकि हम आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकें, आपको मज़ीद बता सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।